हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। इंडियन रेलवे रिटायरमेंट एंड पेंशन बेनिफिट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अभी पिछली वीडियो में उसी का सेकंड पार्ट है ये। पहले हम ये देख रहे थे कि भाई रेलवे एम्प्लॉयज़ जो है किसी भी तरह के या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं वो किस किस तरीके से रिटायर हो सकते हैं, उनके रिटायरमेंट के रीजंस क्या हो सकते हैं, उनके पेंशन रीजंस क्या हो सकते हैं, उनकी पेंशन कैलकुलेशंस कैसे होती है। तो हमने देखा था कि टाइप ऑफ पेंशन कितनी होती है, टाइप ऑफ रिटायरमेंट क्या होता है, और इसके अलावा हमने देखा था कि क्वालिफिकेशन पे कैसे निकाल दिया, क्वालिफिकेशन सर्विस कैसे निकालते हैं, क्वालिफाइंग सर्विस में राशि दशक आदि ज़रा सा सॉल्यूशन से ट्रैक ऑफ लर्निंग। अब हम उससे आगे थोड़ा देखेंगे। इसके आगे हम जो है क्या कहते हैं, अब तक जैसे हमने देखा था कैटेगरीज ऑफ पेंशन देखी थी, रिटायरमेंट ऑन सुपरन्यूशन देखा था, वीआर देखा था, हमने स्पेशल वीआर देखा था, हमने इनवैलिड कंपलसरी और कंपैशनेट रिटायरमेंट देखा था, हमने डिसमिसल और रिमूवल देखा था, हमने इसके अलावा डेथ के केस में क्या केस का रीज़न रहता है वो देखा था, मिसिंग एम्प्लॉयज़ के केस में हमने इन सभी चीज़ों को हमने समझा था। अब हम देखेंगे कि रिटायरमेंट्स के अदर बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसमें सबसे पहला बेनिफिट है पेंशन कम रिटायरमेंट। जो बेनिफिट्स हैं उनमें डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेजुटी, कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं ये भी हमने देखा था कि सेटलमेंट ड्यूज होते हैं, जैसे डीसीआरजी है, कम्यूटेशन है, लीव एनकैशमेंट, जनरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जीआईसी स्कीम एटसेट्रा। फैक्टर्स पढ़े थे। डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेजुटी और दूसरे बेनिफिट क्या क्या हमारे साथ होते हैं। डेथ कम रिटायरमेंट के अलावा कम्यूटेशन, लीव एनकैशमेंट, हम इनके कैलकुलेशंस के बारे में समझेंगे, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और क्या बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट हैं वो हम इसमें देखेंगे। डीसीआरजी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी किसी व्यक्ति जो रिटायर हो रहा था उसकी जो भी लास्ट पे होती है वो, और उस पर डीए और मल्टीप्लाइड बाई क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस जितनी भी हो सकती है उसका मैक्सिमम जितनी सर्विस 33 साल है तो उसका डिवाइडेड बाई 2 होता है। अगर डेथ के केस में जो है ये मैक्सिमम 33 मंथ्स की मिल सकती है, 33 साल को मानते हुए उसका होता है। मैक्सिमम लिमिट इसकी हो सकती है इसके 25 लैक्स। अधिकतम अगर किसी को ग्रेजुटी मिलेगी तो 25 लाख मिलेगी, पहले ये 20 लाख हुआ करती थी। एग्जाम्पल इसका एक कैलकुलेशंस के लिए, अगर किसी की लास्ट पे 60,000 है और डेट ऑफ रिटायरमेंट 30/4/2022 है और उसकी क्वालिफाइंग सर्विस 33 साल है और डी ए उसका 17% है, तो उसकी जो डीसीआरजी होगी वो लगभग 11,58,300 रुपये होगी। रेलवे जो डॉक्टर्स होते हैं या जो रनिंग स्टाफ होता है उनके लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डी ए, इमेलमेंट ऑफ डीसीआरजी एज एडिशनल एलिमेंट ऑफ 30% टेकन इनटू अकाउंट। सेम जो है लीव एनकैशमेंट में भी लिया जाता है रनिंग स्टाफ यानी लोको पायलट्स के लिए। मैं रेलवेज के कंसर्न में बात कर रहा हूँ। अगर लास्ट पे किसी की 70,000 है तो उसमें जो है 55% उसका रनिंग अलाउंस होता है, 38,500 प्लस डीए जो उसका उस टाइम चल रहा है उसके आधार पर, यानी 17% ऑन 70 प्लस 30%। क्वालिफाइंग से अगर 33/2 यानी 16.5, तो टोटल इसकी जो है 70,000 के लिए होगी 20,45,505 रुपये। इन केस ऑफ डेथ इन सर्विस, अगर डेथ हो जाती है तो क्या होगा। वो जो भी नॉमिनी होता है उसको पेएबल होती है। नॉमिनी जो है वो क्या कहते हैं, डिसीज जो रेलवे सर्वेंट होता है वो सर्विस के दौरान उसको अपने नॉमिनीज बनाने होते हैं या लिखने देने होते हैं, यानी उसका सर्टिफिकेट देना होता है। अगर कोई भी नॉमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो पैरा 71 है इंडियन रेलवे पेंशन रूल 1993 का पैरा 71 जो है उसके अनुसार कार्रवाई होती है। इन केस ऑफ माइनर होता है, अगर बच्चे होते हैं तो उसमें या तो जो है क्या कहते हैं किसी गार्जियन के थ्रू मिलेगी, और अगर स्पाउस लाइव नहीं है तो या फिर स्पाउस के थ्रू मिलती है उसको एज ए गार्जियन। सर्विस ग्रेचुइटी क्या होती है। सर्विस ग्रेचुइटी जब भी कोई रिटायर एम्प्लॉय ऐसा रिटायर हो जाता है जो कि जिसने लेंथ ऑफ सर्विस की 10 साल से कम होती है, तो 10 साल से कम होने की वजह से उसकी क्वालिफाइंग सर्विस से कम होती है तो उसको पेंशन तो मिलती नहीं, बट उसको जो है क्या कहते हैं 10 साल के हिसाब से उसको एक सर्विस ग्रेचुइटी और मिलती है सामान्य ग्रेचुइटी के अलावा। एडमिशन अमाउंट इज हाफ मंथ बेसिक पे लास्ट ऑन प्लस डी ए फॉर ईच completed 6 month period of qualifying service. This is one time lump sum payment is distinct
फ्रॉम रिटायरमेंट ग्रेचुटी एंड इज पेड ओवर द रिटायरमेंट ग्रेचुटी, जो रिटायरमेंट ग्रेचुटी से अलग होती है। ये केवल उसी केसेस में पेबल है जहां क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल से कम होती है। कम्यूटेशन क्या होता है? कम्यूटेशन जो है कहते हैं एक ऐसा चीज़ है कि पेंशन का हम कोई पार्ट अगर सरेंडर करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें जो है क्या कहते हैं उसका बेनिफिट दिया जाता है, और अधिकतम जो पार्ट हम सरेंडर कर सकते हैं वो 40%, बेसिक पेंशन का 40% सरेंडर कर सकते हैं। तो अधिकतम नॉर्मली लोग इसको 40% लेते हैं। जब भी लिया जाना चाहिए जब इसकी आवश्यकता हो। ये एक तरह का लोन होता है, और इसको जो है क्या कहते हैं समान किस्तों में, यानी 40% ऑफ बेसिक पेंशन का की समान किस्तों में ये 15 साल तक, यानी तकरीबन 180 किस्तों में चुकाना होता है। लमसम वैल्यू ऑफ कम्युटेशन की कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक टेबल होती है, कम्युटेशन टेबल आती है जिसमें एज फैक्टर होता है कि जो मतलब अगले नेक्स्ट बर्थडे कब आने वाला है उसके हिसाब से एज फैक्टर लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी सुपरन्यूशन पे यानी 60 ईयर्स ऑफ एज पे रिटायर होता है तो उसका फैक्टर जो लगता है वो 61 ईयर्स के हिसाब से लगता है, और 12 साल को मानते हुए मल्टीप्लाइड बाई 12 करते हुए निकालते हैं। एक्ट का कोई एग्जांपल लेते हैं। किसी की बेसिक पेंशन अगर 40,000 रुपये है और 30/6/2020 को सुपरन्यूशन पे रिटायर हो रहा है तो उसकी कम्यूटेशन वैल्यू हो जाएगी, अगर मैक्सिमम 40% लेते हैं तो उसका 61, मैंने जैसे बताया कि नेक्स्ट ईयर का एज फैक्टर लगता है तो 8.194 उसका फैक्टर होता है, उसको मल्टीप्लाई बाई 12 इट कुल बी, ये जो हो सकती है 15,73,248 रुपये होगी। कम्यूटेशन जैसे मैंने बताया कि पेंशन रिडक्शन भी होता है, उसके से पेंशन 40% से रिड्यूस हो जाती है। यानी जो बेसिक पेंशन होती है वो 40,000 से, उसमें कम्यूटेशन अगर 16,000 निकाल देंगे तो जो रेजिडियल पेंशन जो बचेगी वो बचेगी 24,000। बट डियरनेस रिलीफ जो होता है वो फुल पेंशन पर ही दे होता है, और 15 साल बाद कम्यूटेशन जो है वो वापस से रिस्टोर्ड हो जाता है, और 15 साल बाद वापस से पेंशन जो बेसिक पेंशन थी उसके इक्विवेलेंट हो जाती है, यानी इस केस में पर्टिकुलर केस में 40,000 हो जाएगी। इसके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं कम्यूटेशन के? फ़ायदे तो ये है कि कोई इमीडिएटली अगर कोई फाइनेंशियल आवश्यकता है रिटायरमेंट के टाइम पर तो वो पूरी हो सकती है, नीड पूरी हो सकती है। लोग इसको जो है क्या कहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं, वाइजली इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो इनकम लायबिलिटी होती है जो पेंशन के ऊपर वो कुछ कम हो जाती हैं। डियरनेस रिलीफ जो है वो ऐसे कैसे मिलता है तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और रिकवरी डेथ के केस में अगर फैमिली जो होती है अगर, तो उससे रिकवर नहीं किया जाता है और उसमें ये वेव हो जाता है। इसके कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं कि पेंशन जो है एक तो कम आएगी आपकी, 40% कम होकर आती है। दूसरा जो है क्या कहते हैं जो लमसम वैल्यू जो कैलकुलेट होती है वो 12 साल के लिए होती है, लेकिन रिकवरी 15 साल तक होती है, तो थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं ज़्यादा चुकाना पड़ता है इसको। केयरलेस इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया तो नेचुरली बात ही ये फाइनेंशियल क्राइसिस का बायस बन सकती है किसी व्यक्ति के लिए। तो नॉन रिडक्शन ऑफ कंपटीशन बाई बैंक्स, कई बार क्या होता है बैंक्स रिड्यूस नहीं करते हैं तो ये ओवर पेमेंट बन जाता है पेंशन का, तो जो कि रेलवे पे बर्डन भी बनता है कई बार। तो और एक और चीज़ है, अगर किसी ने पेंशन कंपटीशन एक बार अगर ऑप्ट किया तो ये रिवर्स बैक नहीं हो सकता। अब आता है लीव एनकेशमेंट, कि जब भी कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा होता है तो उसको मैक्सिमम जो है वो अर्न लीव कर सकते, जो उसके पास एलएपी होती है सब लीव एवरेज पे कहते हैं, तो वो जैसे कहीं पीएलवी लीव कहते हैं इसको, तो मैक्सिमम अर्न लीव जो है वो 300 डेज की हो सकती है। 300 डेज तक का एनकेशमेंट व्यक्ति करा सकता है। इसका एग्जांपल अगर लेते हैं कि मान लीजिए किसी की 300 छुट्टियां हैं और उसकी बेसिक उस समय 50,000 चल रही थी, तो 50,000 उस पर डी है डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 300, दैट इज 5,85,000 लाइक दैट। किसका कैलकुलेशन का फार्मूला जैसे मैंने बताया एग्जांपल के ज़रिए से बिल्कुल सिंपल है, बेसिक पे प्लस डी है इंटू नंबर ऑफ डेज ऑफ लीव डिवाइडेड बाई 30, ये इसका इसी एकदम फार्मूला है। एडजस्टेड लीव कैलकुलेशंस, कभी ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति की अगर एलएपी जो है वो 300 पूरी ना हो, ऐसे अगर हो ऐसे केस में तो एच एल ए पी जो होती है लीफ एवरेज पे, जो मेडिकल लीव भी जिन्हें हम लोग कहते हैं नॉर्मल भाषा में, वो उनको भी इसमें जोड़ा जा सकता है, बट लेकिन वो आधी ही जुड़ती है। फॉर एग्जांपल एक मिस्टर एक्स हैं जिनकी 285 दिन की एल ए पी है और 110 दिन की उनके पास एच एल ए पी है,
तो 285 प्लस 15 दिन की HLAP को ले लिया जाएगा, एडजस्ट कर लिया जाएगा एनकेशमेंट के लिए। लेकिन ये जो 15 दिन की HLAP को एडजस्ट किया गया है 300 मैक्सिमम करने के लिए, तो 15 दिन की हाफ पे ही मिलेगी। तो लीव एनकेशमेंट इस तरीके से होगा इसका। फिर 285 के लिए पूरा हो जाएगा, और जो बाकी के बचे हुए जो 15 दिन हैं HLAP वाले, उनका 15/2 हो जाएगा, यानी टोटल जो उसका बनेगा 5,70,375 बनेगा। अगर कोई रेजिग्नेशन करता है लीव, तो लीव एनकेशमेंट जो होता है वो लीव जो छुट्टियां उसकी अवेलेबल होती है मैक्सिमम जो है क्या कहते हैं उनका 50% तक ही छुट मिलता है। जैसे अगर किसी की 300 छुट्टी है तो उसको 150 दिन का ही लीव एनकेशमेंट में मिलेगा ऐसे केसेस में। फैमिली पेंशन बेनिफिट्स, अगर इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डिवाइस अगर एम्प्लॉय कर जाता है नौकरी के दौरान, तो उसके फैमिली को क्या पेंशन बेनिफिट्स मिलते हैं रेलवे एम्प्लॉयज़ को, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, रेट क्या होती है, कैलकुलेशंस कैसे की जाती है, उसको हम समझेंगे यहाँ पर। फैमिली जो होती है क्या कहते हैं उसमें किसको मिल सकती है, एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स कौन कौन से होते हैं, स्पाउस, वाइफ और वाइफ्स इंक्लूडिंग जुडिशरी सेपरेटेड वाइफ्स हो सकती हैं, हस्बैंड इन द केस ऑफ फीमेल एम्प्लॉय हस्बैंड हो सकते हैं, चिल्ड्रन अनमेरिड एंड अनएम्प्लॉयड सन 25 साल से कम के हो सकते हैं, अनमेरिड और अनएम्प्लॉयड डॉट मैटर्स बिलो 25 साल के कम के हो सकते हैं, डिपेंडेंट एंड अनमेरिड या विडो डिवोर्स डॉटर अबाउट 25 ईयर्स की हो सकती है, फिजिकली डिसेबल्ड मेंटली रिटार्डेड सन्स डॉटर इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, वो भी इसके हकदार हो सकते हैं। और इसके अलावा कौन हो सकता है, डिपेंडेंट डिसेबल सिबलिंग्स हो सकते हैं, डिपेंडेंट पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर पहले मदर को मिलेगी इफ़ नॉट सर्वाइव्ड बाई स्पाउस और चिल्ड्रन, देन इस टाइप से भी हो सकता है। ये एक हायरार्की होती है इसकी कि किस तरीके से फैमिली पेंशन फैमिली मेम्बर्स को मिलती है। कैटेगरीज क्या है फैमिली पेंशन की, पहली कैटेगरी है कवर दोज हु हैव एन इमीडिएट एंड प्राइम क्लेम फैमिली पेंशन इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ रेलवे एम्प्लॉय पेंशन। वो कौन होते हैं, वाइफ या वाइफ्स हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, डिपेंडेंट सन डॉटर बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज, दोनों ही सन और डॉटर, फिजिकली डिसेबल्ड और मेंटली रिटार्डेड सन डॉटर सिबलिंग हो सकते हैं। ये पहली कैटेगरी होती है। सेकंड कैटेगरी में जो हुज क्लेम इज सेकेंडरी टू मेंबर्स लिस्टेड अंडर कैटेगरी फंड, दो अनमेरिड विडो डिवोर्स डॉटर अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज हो सकते हैं, और डिपेंडेंट पेरेंट्स हो सकते हैं। यानी डिवोर्स और विडोज या अनमेरिड जो डॉटर्स होंगी उनका नंबर इसके बाद आता है। डिपेंडेंसी क्राइटेरिया क्या होता है, मैरिज, सन अनमेरिड एंड अनएम्प्लॉयड, डॉटर अनमेरिड विडो डिवोर्स एंड अनएम्प्लॉयड। एग्जम्पशन फ्रॉम मैरिज क्लॉज, सन डॉटर सिबलिंग सफरिंग फ्रॉम फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी के हों तो वो मैरिज क्लॉज से भी एग्जम्प्ट होते हैं। इनकम, इनकम फ्रॉम एनी सोर्स शुड नॉट बी एक्सीड मोर देन द मिनिमम पेंशन अमाउंट प्लस डियरनेस रिलीफ, दैट इज 9,000 प्लस रिलीफ। दैट मीन्स अगर 10% दिए चल रहा है तो 9,900, दैट इज। तो डिपेंडेंसी क्राइटेरिया क्या रहेगा, मैरिज रहेगी, एग्जेप्शन फ्रॉम मैरिज क्लॉज रहेगा किसी केस में, इनकम भी क्राइटेरिया रहता है। एडिशनल कंडीशंस फॉर फैमिली पेंशन क्या हो सकते हैं, स्प्लिट पेंशन, फैमिली पेंशन पेबल इन इक्वल शेयर इन केस इफ एम्प्लॉय सर्वाइव्ड बाय मोर देन वन लीगली वेडेड वाइफ्स, अगर एक से ज़्यादा लीगल वाइफ हो उसकी तो उनको दोनों को बराबर मिलेगा हिस्सा, इक्वल शेयर मिलेगा। अपने पीछे जो है क्या कहते हैं पत्नी छोड़ गया, एलिजिबल चाइल्ड खोल गया प्री डिसेस पुरानी पहली पत्नी से, तो एम्प्लॉय एलिजिबल सन डॉटर फ्रॉम बोथ डिसीज वाइफ, दोनों जो मृतक बीवियां हैं उनसे कोई बच्चे छोड़ गया है तो इन दैट केस स्प्लिट हो जाती है पेंशन। एक्सपेंडेड फैमिली डेफिनेशन, पोस्ट रिटायरमेंट स्पाउस चाइल्ड एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बोर्ट आउट ऑफ इलिसिट लिविंग रिलेशनशिप से अगर कोई बच्चे पैदा होते हैं तो उनको भी पेंशन मिलेगी। पोस्ट रिटायरमेंट के बाद अगर कोई बच्चे पैदा होते हैं तो वो भी पेंशन के हकदार होते हैं। लीगली अडॉप्टेड सन डॉटर अडॉप्टेड थ्रू लीगल अडॉप्शन डीड, तो वो भी पेंशन के हकदार होते हैं। एम्प्लॉय सर्वाइव्ड बाय डिपेंडेंट पेरेंट्स बट नो स्पाउस चिल्ड्रन मदर फर्स्ट क्लेमेंट व्हेन बोथ पेरेंट्स आर अलाइव, तो ऐसे केस में पेरेंट्स को मिलेगी। इनके बाद रेट्स ऑफ कैलकुलेट फैमिली पेंशन को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा। ये हम समझ रहे हैं कि फैमिली पेंशन अगर इन केस ऑफ कोई रेलवे एम्प्लॉय जो है क्या कहते हैं नौकरी के दौरान डिसीज हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली डिमाइस हो जाता है, तो इन दैट केस फैमिली पेंशन किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले इसमें होता है एनहांस्ड फैमिली पेंशन। ये जो लास्ट पे होती है जो एमोलमेंट्स होते हैं वो 50% ऑफ लास्ट पे का रेट से मिलती है।
लेकिन ये कभी भी बट नॉट एक्सीड पेंशन अमाउंट ड्यू हैड द पेंशनर एम्प्लॉय बीन अलाइव, अगर वो जिंदा होता तो उसको मिलती, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती है ये। क्वालिफाइंग सर्विस 7 years और मोर एज पेबल एट नॉर्मल रेट, 7 साल से ज़्यादा के केस में नॉर्मल रेट से मिलेगी। ड्यूरेशन पेबल अप टू इन केस ऑफ डेथ वाइल इन सर्विस एम्प्लॉय 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ बट नॉट बियॉन्ड एलिजिबिलिटी डेट ऑफ इनएलिजिबिलिटी डेट ऑफ फैमिली मेंबर। फॉर एग्जांपल, अगर किसी फैमिली मेंबर को, अगर स्पाउस को अगर मिलती है, स्पाउस अगर शादी कर लेती है तो जब शादी करेगी तभी ख़त्म हो जाएगी उसकी, उसका कहीं ऐसे केसेस में अगर किसी बच्चे को मिल रही है तो उसका जॉब लग जाता है तो वो फिर 10 years नहीं मिलेगी, पूरी की पूरी 10 साल तक नहीं मिलेगी। ये जब भी है जब कोई एम्प्लॉय डेथ कर जाता है सर्विस के दौरान। इन केस ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट डेथ, अगर डेथ बाद में होती है, अगर एज रिटायरमेंट के बाद होती है, तो इन दैट केस 7 years फ्रॉम डेट ऑफ डेथ या डेट ऑफ अटर्निंग 67 year ऑफ एज बाई पेंशनर एट द बीन अलाइव, दोनों में से कोई भी, यानी 7 साल या 67 years ऑफ एज, दोनों में से जो पहले हो जाए तब तक ये दी जाती है। नॉर्मल फैमिली पेंशन, नॉर्मल फैमिली पेंशन की जो रेट होती है वो 30% ऑफ लास्ट पे होती है, जो ड्रॉन की जाती है उसका 30% होती है। पहले किसी व्यक्ति जब कोई डिवाइस होता है तो पहले एनहांस फैमिली पेंशन मिलती है, देन जब एनहांस फैमिली पेंशन पीरियड खत्म होता है तो देन नॉर्मली फैमिली पेंशन चालू होती है। नॉर्मल फैमिली पेंशन जो है वो तो लास्ट इवेलमेंट्स का 30% होता है। इन केस ऑफ स्पाउस, उसको उसके पेबल टिल डेथ रीमैरिज विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले हो वहाँ तक मिलेगी। और डिपेंडेंट्स फैमिली मेम्बर्स होंगे अदर स्पाउस के, मतलब तो उनकी इन एलिजिबिलिटी की जो अटेनिंग एज है वहाँ तक मिलेगी, यानी मैरिज, एम्प्लॉयमेंट, डेथ विच एवर इज अर्लियर, उसके अकॉर्डिंगली मिलेगी। ये भी मिनिमम 9,000 है और प्लस रिलीफ। फैमिली पेंशन कैलकुलेट करने का एक एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर कि कोई मिस्टर एक्स है एमी, उनकी लास्ट में 90,000 थी, 15/3/2016 को जब वो सर्विस में थे एक्सपायर हो गए, तो डेट ऑफ बर्थ उनकी 10/5/1962 थी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 1/1/1985। उनकी टोटल क्वालिफाइंग सर्विस होती है 30 years, तो 30 years के हिसाब से सी लास्ट पे 90,000 रिटायर 31/3/2016 को होते हैं और इसमें 33 years ऑफ सर्विस है, यानी आफ्टर टेकिंग पेंशन फॉर अबाउट 4 years दूसरे केस में। तो फिक्स मेडिकल अलाउंस फॉर इंडियन रेलवे, इसके अलावा जैसे हमने देखा डीटीआरजी देखी, कम्यूटेशन देखा, लीव एनकेशमेंट देखा, फैमिली पेंशन देखी, इसके अलावा और क्या बेनिफिट है हमारे फिक्स मेडिकल अलाउंस फॉर इंडियन रेलवे पेंशनर। फिक्स मेडिकल अलाउंस क्या था? फिक्स मेडिकल अलाउंस, अगर कोई व्यक्ति ओपीडी की फैसिलिटी नहीं लेना चाहता है रेलवे से, तो उसको डे टू डे जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं उसको कवर करने के लिए मतलब जो है जिसमें है हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उसमें जो है फिक्स मेडिकल अलाउंस उसको पे होता है। 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जब ये 100 रुपये पेएबल होता था पर मंथली। अभी इसकी जो रेट जुलाई 1 2017 से इसकी रेट 1000 पर मंथ होती है। ये जो है क्या कहते हैं, फिक्स मेडिकल अलाउंस उन्हीं एम्प्लॉयज़ को मिलेगा, उन्हीं पेंशनर्स को मिलेगा जो कि आउटडोर फैसिलिटी यानी डे टू डे मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर नहीं लेना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी, रेजिडेंस का डिस्टेंस कितना है। अगर कोई पेंशनर है वो 2.5 किलोमीटर जो नियरेस्ट रेलवे हॉस्पिटल है या हेल्थ यूनिट है तो उससे 2.5 किलोमीटर दूर रहता है तो वो एलिजिबल होगा इसके लिए। और जो 2.5 किलोमीटर के उसमें रहते हैं, प्राइमाइसिस में रहते हैं, एरिया में रहते हैं, तो आउट पेशेंट डॉक्यूमेंट्स के तौर पर उन्हें रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा मिलेगी, उसको उनको नहीं मिलेगा ये। इसको चूज करने का ऑप्शन भी है। एलिजिबिलिटी पेंशन कैन ऑप्ट फॉर आइदर द एफएमए और कंटिन्यू यूजिंग ओपीडी फैसिलिटीज, दोनों चीज़ें वो चूज कर सकते हैं और पूरी लाइफ टाइम में एक वन टाइम इसको चेंज भी कर सकते हैं, उस ऑप्शन को परमिटेड है वो ऑप्शन भी, कि वो साल में ज़िंदगी में अपनी लाइफ में एक बार इसको ऑप्शन को ले लें, चेंज कर सकते हैं कि एफएमए छोड़ सकते हैं या एफएमए ले सकते हैं किसी मतलब जो है चेंज ऑफ रेजिडेंस प्रूफ के, विदाउट द नीड टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ चेंज टू रेजिडेंस, ये कर सकते हैं इसको। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है कि पेंशनर जो है क्या कहते हैं, उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है प्रिस्क्राइब्ड, उसमें जो है उसको अपना डिस्पर्सिंग अथॉरिटी को क्लियर देना होता है कि वो रेजिडेंस उसका इतनी दूर है और उसको मतलब जो है फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए वो ऑप्ट कर रहा है। अगर कोई एफएमए अप्रूव्ड हो जाता है तो वो मंथली उसको पेंशन के साथ डिस्पर्स किया जाता है। फिक्स मेडिकल अलाउंस होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंस कंसिडरेशंस क्या होते हैं। नॉन एलिजिबिलिटी फॉर ओपीडी, पेंशनर जो एफएमए ले रहे होते हैं वो ओपीडी फैसिलिटीज़ नहीं ले सकते हैं।
और एफएमए अमाउंट जो है रिलेटेड वो पॉलिसी है सब्जेक्ट टू रिवीजन बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम पे कमीशन गवर्नमेंट डिसीजन। अगर उसमें कुछ चेंज होता है, कमी होती है, ज्यादती होती है। हाँ, आउट ऑफ इट अगर कोई ऐसे पेंशनर्स हैं जो क्रॉनिक डिजीज से ग्रसित हैं, तो वहाँ पर उन्हें उसके साथ साथ ओपीडी फैसिलिटीज भी वो ले सकते हैं। वेर इन एडिशन टू एफएमए, एफएमए के अलावा उनको वो फैसिलिटीज भी मिलती रहेगी। क्रॉनिक डिजीज क्या हो सकती हैं, जैसे शुगर है, हार्ट बीमारी है, कैंसर है, सच टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ बीमारी जो है क्या कहते हैं इलनेस उसमें दिया हुआ है, वो सभी इसमें आ सकते हैं। रिकवरीज एंड डिडक्शन फ्रॉम सेटलमेंट ड्यूज, ऐसे कौन से रिकवरीज हैं या कौन से डिडक्शंस हैं जो सेटलमेंट ड्यूज से किए जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई सेटलमेंट ड्यूज, जब सेटलमेंट का पेमेंट हम कर रहे होते हैं, डीसीआरजी का पेमेंट, कमिटिशन का पेमेंट या किसी और तरह के जो हम पेमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें से किसी भी तरह की रिकवरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कौन कौन सी रिकवरी की जा सकती है वो बिल्कुल डिफाइन की हुई है। RELHS का सब्सक्रिप्शन है, जो कि रेलवे एम्प्लॉयज़ लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम का जो सब्सक्रिप्शन है वो DCRG से रिकवर किया जा सकता है। रेलवे अकोमोडेशन, जिसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एटसेट्रा का रिकवरी की जा सकती है। कोई पे और अलाउंस का ओवर पेमेंट हो गया, बोनस का पेमेंट हो गया, या इसी तरह का और कोई पेमेंट हो गया है तो उसकी रिकवरी की जा सकती है। लैपटॉप, CUG या टेलीफोन का कोई बिल है, उसकी रिकवरी की जा सकती है। कोई HBA, MCA, कोई कंप्यूटर एडवांस एटसेट्रा दिया हुआ है तो उसकी रिकवरी की जा सकती है। अमाउंट को रिटेन किया सकता, तो डिपॉजिट में भी रखा जा सकता है। कोई अनफोर्सीन रेलवे क्लेम्स हो सकते हैं, कई बार फिक्सेशन वगैरह में कोई करेक्शंस की रिक्वायरमेंट हो इस टाइप की, तो लास्ट पे जिससे बदल जाने की संभावना हो, तो भी जो है DCRG को थोड़ा कैप किया जा सकता है। या रेलवे अकाउंट में किसी नेग्लिजेंस की वजह से किसी रेलवे को लॉस हुआ हो, तो उस केस में भी वो रिकवर किया जा सकता है। मतलब ये इन सभी जो चीज़ें मैंने बताई हैं रेलवे ड्यूज़ की, इनमें किसी में भी जो है ना क्या कहते हैं रिकवरीज अगर हमें करनी होती है तो विदाउट कंसेंट जो है एम्प्लॉय के नहीं की जा सकती। इसके अलावा जो सारे ड्यूज़ हैं उनकी भी रिकवरी की जा सकती है। नॉन रेलवे ड्यूज जैसे लोन ग्रांटेड बाय रेलवे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रिकवरी ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, ये जितनी भी नॉन रेलवे ड्यूज होते हैं इसमें नेसेसरी होगी। रेलवे के जितने भी ड्यूज़ हैं वो विदाउट कंसेंट रिकवर किए जा सकते हैं, और जो नॉन रेलवे ड्यूज़ हैं वो कंसेंट लेके ही रिकवर किए जाएंगे। अब आता है रेलवे एम्प्लॉयज लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम RELHS 97। मैंडेटरी ज्वाइनिंग है। इसके लिए अभी ज़रूरी कर दिया कंपलसरी कि 16/3/2009 से एज पर रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शन के सभी को इससे जुड़ना होगा। इसका सब्सक्रिप्शन रेट जो है वो पे कमीशन के आधार पर बेसिक डिसाइड होती है। ये जो है क्या कहते हैं लास्ट मंथ की बेसिक पे जो ड्रॉन कीजिए वो उसके इक्विवेलेंट हो सकती है, या उससे इतर जो है 7th पे कमीशन ने ग्रेड वाइज तय की हुई है अप्रोक्सीमेट अमाउंट उतना, दोनों में से जो भी कम होता है वो भी हो सकता है। इसके अलावा अनविलिंगनेस डिक्लेरेशन, या फिर रिटायरिंग ऑफिसर कोई चाहता है कि वो इसको रिलीजियस स्कीम को ज्वाइन करना नहीं चाहता है और वो लिख के देता है अनविलिंगनेस, तो ये भी जो है क्या कहते हैं तब भी उसको 2017 से सब्सक्रिप्शन देना ही होगा, कंपलसरी कर दिया गया। तो ये भी इसमें है कि उसको जो है क्या कहते हैं अगर उसने एक बार ऐसे छोड़ देगा तो दोबारा इस स्कीम को ज्वाइन भी नहीं कर सकता है वो, उसको कोई विलिंगनेस फिर नहीं ली जा सकेगी। सब्सक्रिप्ट की रेट क्या है जो RLHS में है अभी 2017 7 CPC के हिसाब से। मैंने कहा लास्ट बेसिक पे या सब्सक्रिप्शन रेट जो फिक्स की हुई है उनमें दोनों में जो भी कम होगा वो रिकवर किया जाता है RLHS के दौरान। जैसे लेवल 1 से 5 तक 30,000 रुपये, लेवल 6 54,000 रुपये, 7 से 11 तक 78,000 रुपये, और लेवल 12 से अब वो 1,20,000 रुपये। ये वो रेट है सब्सक्रिप्शन की जो बेसिक पे या रेट इन दोनों में से जो भी कम हो वो। फिर आता है प्रोविडेंट फंड एंड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस या DLI। जो मैं ये सारे वो बता रहा हूँ जो रिटायरमेंट के टाइम पर लोगों को बेनिफिट दिए जाते हैं और रिटायरमेंट के टाइम पर किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं। प्रोविडेंट फंड, पेड टू एम्प्लॉयर रिटायरमेंट, कि उसका जो भी बचा हुआ होता है PF में पैसा है इंक्लूड, जो भी उसका कंट्रीब्यूशन है और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो भी होता है वो उसको या उसके नॉमिनी को जो भी होता है उसको मिल जाता है। ऐसे कैसे डेथ के केस में नॉमिनी को मिलेगा, और अगर उसमें जो है कहते हैं नॉमिनेशन में कोई परसेंटेज फिक्स किया हुआ है बच्चों को, वाइफ को, एटसेट्रा, तो उस परसेंटेज बेसिस पे मिलेगा, है ना, या फिर एम्प्लॉय को खुद को मिलता है। फिर आता है दूसरा डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस DLI। यदि कोई एम्प्लॉय डाई कर जाता है सर्विस के दौरान तो उनको एक एडिशनल अमाउंट और मिलता है। ये अमाउंट जो है क्या कहते हैं
ये इक्वल होता है जो एवरेज लास्ट 3 इयर्स का जो है क्या कहते हैं पीएफ अकाउंट का बैलेंस होता है, उसका एवरेज का इक्वल होता है। ये उसका एवरेज निकालते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, दिस अमाउंट इक्वल टू द एवरेज बैलेंस इन द पीएफ अकाउंट ओवर द लास्ट 3 इयर्स। द अकाउंट ऑफिसर प्रोसेस द पेमेंट ऑफ द नॉमिनेटेड बेनिफिशियरी। जो भी नॉमिनेटेड है ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा डेथ के केस में, डीएलआई डेथ के केस में ही अवेलेबल होती है। इसके अलावा क्या मिलता है, स्पेशल पास, पोस्ट रिटायरमेंट पासेस फॉर रेलवे एम्प्लॉयज। स्पेशल पास है जैसे वन साइड फ्री स्पेशल पास में भी इशूड टू रेलवे रिटायरिंग रेलवे और इन द इवेंट ऑफ देयर डिमाइस द पर्सन एंटाइटल टू रिसीव सेटलमेंट ड्यूज, उसको मिलेगा। फॉर सेटलमेंट पास किसको मिलेंगे, ए रेलवे एम्प्लॉय अपॉन रिटायरमेंट or their widower in case of death may be issued passes for themselves and their family members dependent relative for the transporting personal effect। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो उसके लिए उसको मिलेगा ये स्पेशल पास या सेटलमेंट पासेस। पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पासेस, जो एलिजिबिलिटी रिटायर एम्प्लॉय है, एलिजिबल रिटायर एम्प्लॉयज हैं, वो सर्टेन नंबर ऑफ पासेस उनको मिलते हैं, जैसे ग्रुप सी तक 2 और ग्रुप सी से वो 3 मिलते हैं। वो कैटेगरी एंड ईयर्स ऑफ सर्विस एडिशनल अप्लाई टू द ईयर ऑफ रिटायरमेंट, अनऑथराइज्ड रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर्स एटसेट्रा, ये सारी भी कंडीशन इसमें देखी जाती हैं। विडो पास एंड पासेस फॉर विडोवर्स। विडो पास क्या होते हैं कि जो अगर आदमी जो है अनफॉर्चुनेट डिवाइस करता है तो उसकी वाइफ को मिलते हैं। विडो इज एंटाइटल्ड टू हाफ द नंबर ऑफ पीआरसी पास डिसीज रेलवे एम्प्लॉइज वुड हैव रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट। जितने रिटायरमेंट के बाद उसको मिलते हैं उससे आधे मिलेंगे उसको, यानी अगर 2 मिलते हैं उसको तो 1 मिलेगा, यानी ग्रुप सी एम्प्लॉय को जिनको 2 मिलते हैं उनको उसके केसेस में विडो पास 1 होता है। ये इसी तरीके से होता है। एम्प्लॉय पास्ड अवे व्हाइल इन सर्विस, द विडो एंटाइटलमेंट डिटरमाइंड एज इफ द डेट ऑफ डेथ वर, और वही उसी कैटेगरी का मिलता है जिस कैटेगरी का एम्प्लॉय को मिल रहा होता है। विडो पास इसमें लोकेशन कहाँ होगी, विडो पास जो है वो विडो जो है अपना जहाँ से चाहे वो पास ले सकती है, अपने नियर पैलेस जो उसका रेजिडेंस का वहाँ जा सकती है, वहाँ से वो पास ले सकती है। Passes for widower. The same pass facility available to widowers of male railway employees in extent to widowers of female railway employees. तो उसको भी मिलेगा। इसके अलावा रेलवे क्वार्टर्स, permissible retention period, retention upon retirement, an employee retiring under normal retirement, voluntary retirement, compulsory retirement may retain the earmarked railway accommodation for 4 months on normal rent। after that मेडिकल ग्राउंड पे डबल द नॉर्मल रेंट हो सकता है। रिटेंशन इन केस अपॉन रेजिग्नेशन, डिसमिसल और रिमूवल, तो वो ऐसे केसेस में 1 महीने तक रोक सकता है ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल रेंट, फ्लैट रेट ऑफ लाइसेंस फी। रिटेंशन इन केस ऑफ डेथ जो है वो 12 महीने तक, इनकेस एम्प्लॉय डेथ कर जाता है फैमिली में रिटेन द रेलवे अकोमोडेशन फॉर 12 मंथ्स और नॉर्मल रेंट, और एन एडिशनल 12 मंथ पॉसिबल अंडर सर्टेन कंडीशन भी रिटेंशन दिया जा सकता है कुछ विशेष परिस्थिति में। और मिसिंग के केसेस में, मिसिंग के केस में भी यही है कि रेलवे एम्प्लॉय रेलवे क्वार्टर्स को 1 साल तक नॉर्मल रेंट पर रिटेन कर सकता है। इस पॉसिबिलिटी का भी रिमेन अनट्रेसेबल है एम्प्लॉय तो 1 साल और ज़्यादा भी किया जा सकता है। ये जो है क्या कहते हैं रेलवे क्वार्टर्स के परमिशबल रहता है। इसके अलावा एक और होता है CGEIS, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस स्कीम 1980। जब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनकी इंश्योरेंस की एक स्कीम 1980 से शुरू की गई थी वाज इन द रेलवे ऑफ एक एक 1982 से एज ए सोशल सिक्योरिटी मेजर के तौर पर एवरी मंथ जो है क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ से एक कंट्रीब्यूशन जो है इंश्योरेंस के जीआईएस के नाम पर काटा जाता है। तो एंड ऑफ द डेथ अगर उसकी नौकरी के दौरान डेथ हो जाती है तो उसको अमाउंट मिलता है उसके अकॉर्डिंगली, 50,000 डिसेबिलिटी पर 2 लाख इन डेथ केस लाइक दैट। और उसका जो है क्या कहते हैं अगर जब रिटायर होता है, नॉर्मल रिटायरमेंट होता है, तो उसका जो भी कंट्रीब्यूशन कलेक्ट होता है उस कलेक्शन के हिसाब से और जो भी उस पर रेट होती है इंटरेस्ट वगैरह उसके आधार पर कैलकुलेट करके मिलता है। उसके लिए एक पर्टिकुलर एक टेबल दी गई है और टेबल के आधार पर इसका बेनिफिट्स, इंश्योरेंस कवर टू सपोर्ट द फैमिली इन केस ऑफ डेथ, वायलेंस सर्विस और लमसम पेमेंट टू एनहांस फाइनेंशियली रिसोर्सेज अपॉन रिटायरमेंट। ये थोड़ा सा एक बेनिफिट होता है और ये छोटा सा अमाउंट होता है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, बट कुछ लोगों के लिए वो काफ़ी वैल्यूएबल हो सकता है, डेथ केस में ही वैल्यूएबल होता है। रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या है इंश्योरेंस कवर का CGIS में ना, एक एक 1982 से 31/12/89 और एक एक 90 से, मैंने 2 तरह का लिखा है। इनिशियल रिकवरी 24 कम से कम रिकवरी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर 80 रुपीज़, इंश्योरेंस कवर 8 लाख रुपीज़, इनिशियल रिकवरी 40, रिकवर फ्रॉम नेक्स्ट ईयर 120, इंश्योरेंस कवर
1,20,000। ये ग्रुप ए के एम्प्लॉय थे जिनका पहले 24 कटा करता था, अब 40 कटता है। ग्रुप बी 12 थे, उनका 20 कटता है। 6 थे, 10 कटता है, 3 थे। इनिशियल रिकवरी 5 होती थी, अब फ्रॉम नेक्स्ट ईयर से 15 होने लग जाती होती है, लाइक दैट। तो अभी जो है क्या कहते हैं हम 30 रुपये जैसे जो है क्या कहते हैं, नॉर्मली ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ का 30 रुपये कटता है और ग्रुप बी एम्प्लॉय का 60 रुपये कटता है। तो उसके हिसाब से इंश्योरेंस कवर भी वही है, 60,000, 1,20,000, 30,000, 15,000। नॉट सो बिग cover GIS, क्योंकि other benefits are being given to the deceased family of the deceased employee, like double DCRG, etc. That's why it's not much more important in case of death while in service. The family of the deceased employee will receive the insurance cover amount applicable to their group, जो भी उस ग्रुप को मिल सकता है वो। इसके अलावा सेविंग फंड जो भी होता है उसका एक्यूमुलेट किया हुआ वो भी उसको मिलता है। और अगर सेसेशन ऑफ सर्विस अगर रिटायर होता है तो अदर दैन डेथ, तो उस केस में जो उसका सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सटिट्यूशन पोर्शन जो सब्सक्रिप्शन होता है वो, और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो एक्यूड होता है ओवर द टाइम वो उसको मिलता है। जो ये इसके लिए जो है टेबल ऑफ बेनिफिट फॉर द सेविंग फंड जो है वो रिलीवेंट पीरियड के लिए वो सर्कुलेट की जाती रहती है कंटिन्यूसली, तो वो उसके आधार पर उसको मिलता है। इसके अलावा क्या बेनिफिट मिलते हैं, इसके अलावा एक CTG होता है। ये जब भी कंपोजिट ट्रांसफर, जब भी कोई आदमी रिटायर होता है तो रिटायर्ड एम्प्लॉय को जब वो जहाँ पर नौकरी कर रहा होता है वहाँ से कहीं दूसरी जगह उसे शिफ्ट होना होता है, ट्रांसफ़र होना होता है, तो अपना सामान ले जाने उसको लिए उसको CTG दिया जाता है। 20 किलोमीटर से ज़्यादा अगर दूर जाता होता है तो 80% ऑफ द लास्ट पे होता है इसका ये जो है क्या कहते हैं। इसके अलावा जो है उसको सामान लाने ले जाने के लिए जो है क्या कहते हैं पैसा भी मिलता है, यानी कि जो उसके घर का सामान है उसको भी ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से किसी भी रेलवे एम्प्लॉय को जो रेलवे में नौकरी कर रहा है उसके पेंशनरी बेनिफिट्स क्या है, यानी कि उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या हैं। तो हमने डिटेल से इसकी जो है क्या कहते हैं विस्तृत इसकी चर्चा की है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी को जो है क्या कहते हैं समझ में आया होगा और ये वीडियो मेरी अच्छी भी लगी होगी। आप सभी से जो है कहते हैं धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ZARASS ज़रा सा सॉल्यूशन। मैं आपका अपना राशिद अरशद कादरी। थैंक यू सो मच।